Okay, so this is the last part of the class on system approach, ठीक है? और again आपने असाइनमेंट नंबर 5 को इसके बाद जो है वो सॉल्व करना है। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस का ये मिलेट के ही आर्टिकल के अंदर से आप निकाल सकते हैं अबाउट दिस आइडिया ऑफ जर्नी मेंटालिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन because this is the very essence, I would say, these transformations and the journey mentality represents the essence of the systems approach. We discussed that. और इसी तरह हमने मेटाफोर्स भी डिस्कस किए, वो स्कॉट के जो तीन जो है क्लासिफिकेशन, रैशनल, नेचुरल एंड ओपन सिस्टम, वो भी हमने डिस्कस किए। टर्मिनोलॉजीज अगेन आई टोल्ड यू कि ये मिलिट के आर्टिकल में भी कुछ इसके रेफरेंसेस हैं एंड देन सम आर आल्सो you know the idea is given in the first lecture that I discussed with you about the different terminologies are also in a very simple way, not been explained in that lecture. So you can go there. They're the fundamentals of the terminologies. And as well as अब उसकी जो explanations हैं वहाँ terminologies discuss है, लेकिन systems की approach की explanations वो जो आपका एक article है जो आपका ये मिलिट के पेपर के अंदर से जो ओपन सिस्टम्स का मॉडल है उसको डिस्कस करके वहाँ पे भी आप एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। एंड पर्टिकुलरली ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये ओपन सिस्टम्स की एप्लीकेशन होंगी और इसकी जो जो चीज़ यहाँ पे नहीं इन्होंने बताई बट इट कंट्रीब्यूट जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन करती है जो उसने अपने आर्टिकल में बताई है, इसको यहाँ पे उसको एक्सप्लेनेशंस कह रहा है, वैसे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन, ठीक है? तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये मैंने अभी तक मैंने मेटाफोर्स और टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की है। एक तो हमने एक्सप्लेनेशंस या एप्लीकेशंस मोर एप्टली पुट एज एप्लीकेशंस नहीं डिस्कस की, वो भी इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि आपने कमेंट करना है कॉन्ट्रीब्यूशन से होने की, और साथ ही साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसी के अंदर से हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस जो कि आपको मैंने बता दी है, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गाइडिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है? So it's a good academic exercise. It is a good academic framework, but does it make it a useful management tool? It does not. ठीक है, तो यही इसकी सबसे बड़ा जो सिस्टम्स अप्रोच की जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसका जो है उसका रीजन भी यही बनता है, और ये इसकी अगला जो डोमिनेंट पैराडाइम था उसका रीजन ये बनता है, तो इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं जो अभी इस वाले पार्ट में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, लेट्स गो बैक टू दैट एक्सप्लेनेशंस के लिए हम मिलेट का दोबारा से देखते हैं। तो देखो मैं जो है राइट, अच्छा ये ठीक है, तो अभी तक तो मैं आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, कंट्रीब्यूशन टर्मिनोलॉजीज के कॉन्टेक्स्ट में, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, द एक्सप्लेनेशंस एज ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे भी तीन इसने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट किए हुए हैं, अच्छा जी, और तीन पॉइंट्स जो इसने यहाँ डिस्कस किए हैं क्या है, वो है डिस्क्राइबिंग ह्यूमंस एज डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक हो गया, ठीक, एंड दैट टू एक तो उसने जो है शुरू में डिस्क्राइब किया था उसको एज अ इसकी मैंने जो आपको एग्जैक्टली बताया दोबारा से उसको रिकैप कर देती हूँ कि टर्मिनोलॉजीज के साथ अदर देन दैट तो उसके दो एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स थ्योरी में जिसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो है फर्स्ट लुकिंग एट इवन द यू नो जो प्रो रैशनल सिस्टम्स हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन इसने दी है, ठीक है। और साथ ही जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो ये है
ऑर्गेनिक सिस्टम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी भी प्रोवाइड की है. दैट्स अ कंट्रीब्यूशन. देन लुकिंग एट इट फ्रॉम द ओपन सिस्टम परस्पेक्टिव, ये भी उसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी. और तीसरी चीज क्या एक्सप्लेनेशन में बताई थी कि it is also a transforming system, ठीक है, transforming system because uh, the system wide transformation, some of them may be natural and others may be contrived and implemented. उसको भी देखना, the transformations within systems, उसकी conceptualization भी इस approach के अंदर हो सकती है. और आखिरी कंट्रीब्यूशन जिसका ज़रूरी जिक्र है वो है न्यू डेवलपमेंट्स, ठीक है. सो द एक्सप्लेनेशन आल्सो इंक्लूड्स those areas which initially the original authors of this approach did not consider because they were only considering mostly natural systems. So इसकी जो further developments हैं that adds on or builds on to the relevance of this approach in today's time. Okay. और उसके अंदर जो इसकी इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हैं सिस्टम्स थ्योरी की, ओरिजिनल सिस्टम्स थ्योरी की, एक तो वो है केओस थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. के अलावा इसमें कई दफ़ा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का एस्पेक्ट भी इसमें कंसिडर किया जाता है. मैंने नहीं किया फॉर वेरियस रीजन बीइंग कि उसमें पर से जो आपका वो है वो ज़्यादा एरिया बनता है नॉलेज मैनेजमेंट का, ठीक है, जो मेरे हिसाब से इसके अगले पैराडाइम में इट्स बेटर टू इंक्लूड इट. और इसी तरह मिलेट ने भी उसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को जो सेंस की लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी है वो इसको सिस्टम्स अप्रोच के साथ लिंक नहीं किया. उसकी लिंकेज तो ज़रूर मिलती है लेकिन उसकी जो टर्मिनोलॉजीज और मेटाफोर्स हैं और उसकी जो उसका जो बेसिक क्रक्स है वो सिस्टम थ्योरी से बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया. लेकिन वो थ्योरी भी टर्मिनोलॉजी कुछ बोरो करती है सिस्टम थ्योरी के साथ. अब जो इनकी थ्योरीज हैं जो कि वाकई इस जो ओरिजिनल सिस्टम थ्योरी है उसकी एक एडवांसमेंट है एंड एट टाइम्स इट इवन these theories chaos and complexity they even kind of nullify some of the tenets of the original systems theory, but nevertheless along exactly the same lines ये दो ही theories हैं जो कि एक chaos theory है और एक complexity theory है जो कि इसकी further recent जो है वो इसकी forms हैं. So these are forms of the systems approach but very modern ones और जो कि based again open systems approach का जो next phase है वो है chaos theory. अब आपके chaos theory and complexity theory that extend the boundaries of the system theory. The two perspectives offer different insights and emerge as exciting new evolutionary system explanation. So it's the next step in the open systems ideas, right? ठीक हो गया. तो एक तो इसके एक one of those theories is called the chaos theory, ठीक है. ये chaos theory उसका भी जो लेक्चर था उसमें इन्होंने इसे सजेस्ट chaos theory. What is the chaos theory? Is the proposition that systems are neither simply open or closed, but so complex that minute changes to systems can cause complex and unpredictable changes. ठीक है. So looking at the whole open systems theory means that it should not be looked as open or closed. Rather, it should be considered as unpredictable and complex. Chaos theory recognizes that organizations are non-linear systems. This is also reinforced by complexity science. So, तो ये जो लीनियर थिंकिंग है, लीनियर थिंकिंग का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट, ये करेंगे तो उसका ये आउटकम होगा. ये जो थिंकिंग है इसको chaos theory रिजेक्ट करती है कि कॉज एंड इफेक्ट लीनियर थिंकिंग एक ही लाइन में पहले ये होगा उसके बाद ये होगा तीसरे नंबर पे ये होगा. ये थिंकिंग chaos theory जो है उसको रिजेक्ट करती है और वो कहती है कि नहीं, जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं. एनीथिंग कैन कॉज इट. So organization analysts look for between dependent. However, if we view organizations as non-linear systems, it presents a problem for predictability because multiple forces are engaged in a dynamic where they have mutual and reciprocal influences on one another. So many different factors
which are all influencing one another. So therefore we can talk more about probabilities, okay? And therefore, and to deal with these probabilities, the new system, information systems using algorithms, okay? Algorithms, they are utilized now. Algorithms are not for non-linear systems, rather these kind of complex systems. Organizations do not achieve success because of their ability to predict and create plan strategies. They achieve success because of their ability to constantly realign with the environment. अब वो जो environment का मैंने आपको बताया था, external environment, ठीक है, general environment, environmental feedback, उसके साथ जो align ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, वही organizations जो हैं वो in the long run successful होंगी. ये पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया है जो कि तकरीबन बाउंड्रीलेस है, which means that instead of trying to protect its boundaries, what it does is that it tries to deal better with external situations. ठीक है, मतलब ये कि उसका काम जो है वो सिवाय ये कि अपने लिए वो अर्न करे प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, अब उसका काम वो नहीं है. अब उसके ऊपर डिमांड्स वैसे नहीं है, दुनिया वैसी नहीं है कि इट कैन अर्न प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट. आज की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोग मतलब बाकी एनवायरनमेंट के लिए सक्सेसफुल होगी तो अपनी सक्सेस भी इस सक्सेस के साथ अचीव कर सकती है. अब इसको इसको पुट इन करो, ये पुराना आर्टिकल है लेकिन सोचो, अब ये जो सारा कोरोना आया है, ठीक है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को पीछे छोड़ के आगे नहीं जा सकता है कि नहीं, ऐसा ही है ना. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है. अगर आपका ये ख्याल है कि आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कर लेंगे बाकी सबको नुकसान पहुंचाते हुए, तो ऐसा अब नहीं हो सकता. मोर कलेक्टिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. और ये जो chaos थ्योरी है ये इसी किस्म की नॉन लीनियर थिंकिंग को प्रमोट करती है और गिव्स द रीजन why this kind of thinking can be made possible within organizations, ठीक है, and how to deal with this kind of thing. So chaos theory, it also helps you how to deal with that kind of change using various algorithms. chaos theory के साथ एक दूसरी theory जो कि open systems का एक नया form है, that is the theory, उसको हम कहेंगे complexity theory. यहाँ पे इसने नहीं अच्छा explain किया हुआ. let me show you something else from Wikipedia ताकि हमें complexity theory की थोड़ा सा समझ में आ जाए. ये नए forms हैं, तो ये भी आप कह सकते हो कि original जो authors थे उन्होंने इस किस्म का metaphor create कर दिया था जिसमें फिर अब ये नए forms भी आ रहे हैं and they are doing away with some of the limitations of the initial approach, क्योंकि ये जो है ये आपको उसकी solutions भी बताते हैं. तो अब कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम देखें, हाँ जी, ये सो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी क्या है? Complexity theory of organizations, also called complexity strategy, is the use of the study of complex systems in the field of strategic management and organizational studies. It draws from research in the natural sciences, वो जैसे मैंने biology से बताया था, that examines uncertainty and non-linearity. Complexity theory emphasizes interactions and accompanying feedback loops that constantly change systems. So इसका focus जो है वो feedback loops पे है. While it proposes the systems are unpredictable, they are also constrained by order generating rules. So ये जो order generating rules है इनको find out किया जा सकता है through absolutely new and IT means, जो मैंने आपको वो algorithms के बारे में बताया था. Okay, so ये complex adaptive systems के ऊपर जो है वो based है, ठीक है, ये complexity emergence के ऊपर based है और a little bit to do with the chaos, जैसे मैं कह रही हूँ, chaos और complexity को totally अलग से नहीं किया जा सकता, सिवाय ये कि अगर आप कहें तो ये जो ये ऑर्डर्ड सिस्टम यानी सिस्टम की ऑर्डरिंग को ज्यादा जो है वो फोकस करती है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ठीक है. और
self-organizing nature is an important characteristic of CAS, and it is the ability to learn to adapt and differentiate it from self-organizing systems. ठीक है, तो ये जो आपकी natural system है of self, of perpetuating yourself, वहीं से इसकी चीज निकलती है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनवायरमेंट्स को कर रही है टारगेट, और बता रही है कि को एवोल्यूशन, हाउ इज द को एवोल्यूशन happening possible at the edge of chaos, not only the chaos itself, ठीक है, chaos तो मैंने आपको बताया था, of being non-linear, of non-linear systems which are existing to for the protection of the entire ecosystem itself, which is the chaos, and then the co-evolution going forward together. ठीक है, so the ideas are quite similar to one another. ठीक है, और then bringing up the idea of flexibility, creativity और agility. ये जो एजिलिटी है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नई मैनेजमेंट साइंस का. न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आर expected to be agile, ठीक है, and that agility, which agile का मतलब ये है responding to change very fast. इस किस्म का उनकी फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर्स तो नहीं बल्कि ज्यादा बेहतर वर्ड होगा उसके लिए फॉर्म्स का यूज करना. अब ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि which are so that the constant innovation is taking place because the world is changing so fast and so dramatically. ठीक है, तो ये जो नई टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी उनका बेसिस वही है, सिस्टम्स ही हैं इनके बेसिस. लेकिन अब ये जो सिस्टम्स हैं ये ज्यादा आपके आईटी सिस्टम्स भी हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन वो लीनियर किसी सूरत नहीं है, ये अब कैलकुलेटर का जमाना नहीं है, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. ठीक है, और ये इसीलिए यही कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम्स हैं जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं विद इन दिस काइंड ऑफ अप्रोच. लेकिन आप ये देखें कि क्योंकि इनिशियली भी ये अप्रोच जो थी, ये इनिशियली भी जो अप्रोच थी वो आई थी फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम मैनेजमेंट साइंसेस बट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स. तो ये ऐसी है जो कि इंक्लूसिव है, इट्स अ काइंड ऑफ एन इंक्लूसिव अप्रोच. तो इसीलिए अब जो मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग है ये इसको भी इंक्लूड करती है. अच्छा, अब जो है वो आखिरी इसका पार्ट आ जाए विच इज द लिमिटेशंस. ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशंस है उसी में से हम लिमिटेशंस जो है वो थोड़े बहुत निकालते हैं. ठीक है, तो ये एक और आर्टिकल जो है ये इसमें से मैंने इसका देखा था जो कि इसकी एप्लीकेशंस को फर्दर बताता है. अदरवाइज भी आप दूसरे जो है वो मिलेट के आर्टिकल के अंदर भी उसमें से भी जो है वो आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है और लेट अस रीड द एप्लीकेशंस जो कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन बता रही है. लेकिन इसी में से इसकी इनएबिलिटी टू गाइड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी जाहिर होती है. अच्छा, वो क्या है? पहले तो इसकी एप्लीकेशन नॉलेज और नॉलेज मैनेजमेंट में दी जाती है. वहां पे फर्म इज कंसिडर्ड इज अ कॉग्निटिव सिस्टम. अगर आप उसको इसकी एप्लीकेशन करें टू नॉलेज मैनेजमेंट और एंड यू लुक एट फर्म्स एज अ कॉग्निटिव सिस्टम, then over their existence creating information and activating skills in order to produce knowledge through continuous learning. ठीक है, cognitive system theory जो है वो आपको बताती है why organizations exist, how they create knowledge and how they activate certain skills. ठीक है, to produce knowledge. Then again यहाँ पे आप देख लें, इधर भी जो सारा काम है वो डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है. ठीक है, so it describes how cognitive system start generating knowledge and how they use this knowledge, how they use the knowledge uh, to build the skills. But where did the skills come from? Okay, how to activate the skills? It doesn't talk about that. So it there that is the lab. How does it actually activate? How does it create the skills? How does it actually activate them? Yes,
knowledge activates skills. That is what systems, cognitive systems, when applied to knowledge shows. But how are those skills activated? It is does not provide insight into that area. ठीक है? जो original आपकी managed systems theory है. I'm not talking about the new forms. Okay. अच्छा. Similarly, value is the looking, if you see it as a holistic system, we saw that the systems approach is looks at it as a holistic system, then it creates an idea about the process of value creation. Okay, so it means that it is not only thinking in of value creation, उसमें भी जो systems perspective है वो मैनेजमेंट का स्कोप ब्रॉडन करती है ये तो उसकी कंट्रीब्यूशन है द सिस्टम्स पर्सपेक्टिव अलाउज वन to move from a single firm to the entire supply chain, but the supply chain idea is not developed in the systems by the systems theory. No, okay. So logistics, which actually provide solution, okay, that is not covered by systems theory. So it does give you an idea about broadening the scope of value creation and looking at value collection holistically. But how to look at it holistically, how to create those kind of supply chains, no, that they have not reflected on in that. In fact, they this kind of thinking suggests the terminology of value chain, which is much more abstract construct rather than supply chain itself. So uh, then comes the idea of quality. So quality or TQM, total quality management, is another area where the systematic conception of the firm is strengthened, right? But TQM in itself provides very clear guidelines, but its systematic conception is not necessarily, that is the component which is just emphasizing the relationship between different parts. Then it is TQM which is using the framework of the systematic conception to prove its relevance. But that does not show that that the system approach in itself is providing the solution, but it is the TQM. Like I told you, that's the new form. It is using the framework of system theory, but it is a totally new or different area. Then you look at the environment. So in the environment also, the we what the systems theory says, आपने terminology में भी ये पढ़ा कि the organization is system at the microwave level and the environment is the system at the macro level. Okay, so जो उसमें जो आपका माइक्रो लेवल पे या सब सिस्टम्स के लिए तो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ है वही उसका जो है वो उसका लार्जर सिस्टम है, ठीक है. But within the entire economy and the industry, the organization is uh, the system is part of that environment at the micro level. This is the way जो environment है उसको conceptualize किया गया है original theory में, आपकी जो original systems theory में conceptualize किया गया environment को कि वो as parts and as sub parts of the environment. But then that again is a good way of looking at things, but does not provide a solution, direct solution. Then it is also used in the relationships. अब ये जो एक नया एक और एरिया इसने सजेस्ट किया वो वायबल सिस्टम्स मॉडल है जो कि फर्म के कंपेटिटिव बिहेवियर को बताता है और यहाँ यही बताता है कि अगर रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई हो जाएं और सिस्टम्स जो हैं वो मैनेज हो जाएं तो दैट विल देन help the firm to align with the external relationships as well. ठीक, so again a way of looking at systems, but how these relationships are going to be managed, that is not really described very well by this viable systems model, right? How the relationships will be built and maintained is not. मतलब वो ये जरूर बताता है that कि आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है और फंक्शंस की अलाइनमेंट भी जरूरी है, ट्रू, लेकिन कैसे अलाइन करें ये नहीं बताया गया. इसी तरह रिलेशनशिप्स को ये नहीं बताया गया कि रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है
वो किस तरीके से की जा सकती है इन ऑर्डर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे ये वो इसकी एक इसकी लिमिटेशन है। इसी तरह अडैप्टेशन, वो भी बेस्ड ऑन वायबल सिस्टम मॉडल है। अडैप्टेशन इज़ नेसेसरी, ट्रू, वो भी बार-बार बात कर रहे हैं, बट हाउ टू अडैप्ट, दैट इज़ एन एरिया व्हिच इज़ वीकर। एंड देन लास्ट वो बात बताती है कॉम्प्लेक्सिटी की, जो कि अगेन ये रेपिटेशन है यहाँ पे, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं क्या चीज़ कह रहे हैं जी। हाँ जी, नेटवर्क सिस्टम्स complex, they are complex in that they are diverse and made up of multiple interrelated parts and they are adaptive in nature. So yes, जहाँ तक systems approach है वो ये कहती है that systems are complex, which is a good description. But how exactly to deal with that complexity, non-linear thinking के पे बेस करते हुए iterative system, iterative जो है वो systems कैसे बनानी है, original systems theory नहीं बताती, complexity theory और जो है आपकी chaos theory वो इसको डील करती है। तो ये वायबल सिस्टम मॉडल हो गया या आपकी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसके अंदर एक्चुअली सॉल्यूशंस प्रोवाइड की गई हैं, ये ओरिजिनल सिस्टम्स थ्योरी नहीं प्रोवाइड करती। आप ये ज़रूर जो है ये सजेस्ट कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 5 आंसर करें कि ओरिजिनल जो थ्योरी थी, ओरिजिनल सिस्टम्स की जो थ्योरी थी जो कि 1960s में 30 से लेकर 60s में यू नो बेसिकली फ्रॉम द 1950s टू द 60s जो कि बड़ी इवॉल्व की है और जिसने उस वक्त के नेचुरल सिस्टम्स का जो पैराडाइम था उसको रीइंफोर्स किया था। तो इनिशियली भी वो थ्योरी उसकी एक एक बहुत बड़ा उसका एडवांटेज ये था कि इट वाज सो ब्रॉड दैट इट वाज able to then provide these metaphors which remain relevant even to this time. So even if it did not provide the guiding principles, it created the kind of platform on which then the newer theories could use that platform and then be able to explain the solutions फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो इसने ये प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड कर दिया था, वो भी उसकी कंट्रीब्यूशन है, बट इन इटसेल्फ डिड नॉट प्रोवाइड गाइडिंग practices which were actually very well provided by the the classicals वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफर करते थे। तो इसकी यही एक अपने जमाने के हिसाब से इसकी ये एक लिमिटेशन थी जो कि फिर फ्यूचर थे जो था पैराडाइम्स उसने इसको एड्रेस किया। इसकी ये शॉर्ट कमिंग को बहुत बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग है कि इट डिस्क्राइब्स प्रैक्टिस बट डज नॉट गाइड प्रैक्टिस। ठीक हो गया। अब आपने इस सबको जो है वो देख के आपने असाइनमेंट नंबर 5 को करना है, अटेम्प्ट करना है। इफ देयर इज सम पार्ट ऑफ इट व्हिच इज कंफ्यूजिंग यू, कांट अंडरस्टैंड इट वेल, तो वो काइंडली फिर मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए अपने क्वेश्चंस को। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।